वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे आगाज। स्कीम का मकसद मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों के दस्तकारों और कारीगरों को करनी है माली मदद। वज़ीर-ए-आज़म नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशु भूमि का करेंगे इफ्तिताह। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। सेंटर में 11,000 नुमाइंदों के बैठने की है गुंजाइश। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम करेगी शुरू। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में सेवा पखवाड़े के मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएंगे मुनक़िद। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव के तहत कई तकारीब होंगी मुनक़िद। मरकज ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से कबल आज ऑल पार्टी इजलास किया तलब। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को खुश उसलूबी से चलाने पर दिया जाएगा जोर। नायब सदर जमहूरिया आज पार्लियामेंट की नई इमारत में करेंगे परचम कुशाई। एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से। भारत 8वीं बार खिताब पर कब्जा करने के लिए है पुरअज़्म। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को 83.80 मीटर थ्रो के साथ चांदी के तमगे पर करना पड़ा इक्तफा। चेक जमहूरिया के वॉडलिच ने जीता तलाई तमगा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विश्वकर्मा जयंती की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा के नाम से एक नई स्कीम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलसल तवज्जो रिवायती दस्तकारी से वाबस्ता लोगों को मदद फराहम करने पर मरकूज रही है। इसका मकसद न सिर्फ दस्तकारों और कारीगरों की माली मदद फराहम करना है, बल्कि कदीम रिवायत, सकाफत और मुतनव्वे विरसे को जिंदा रखने और मुकामी मसनूआत, फ़नून और दस्तकारी को फ़रोग़ भी देना है। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मरकजी हुकूमत पूरी तरह से फंड फराहम करेगी। विश्वकर्मा स्कीम के तहत लाखों कारीगरों को इस स्कीम के तहत बायोमेट्रिक पर मबनी पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए विश्वकर्मा के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड, बुनियादी और आला तरबियत से मुतालिक महारत की अपग्रेडेशन, 15,000 रुपए की टोल किट बतौर हौसला अफजाई, 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त 5% की रियायती शरह सूद पर मुहैया कराई जाएगी। मुफ्त कर्ज की इमदाद डिजिटल लेन देन के लिए मराहत और मार्केटिंग की मदद के जरिए फराहम की जाएगी। इस स्कीम का मकसद कारीगरों को माली मदद फराहम करना है। इस स्कीम से कारीगरों के रिवायती हुनर को फरोग देने और इसे मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे दस्तकारों तक मसनूआत और खदमात को मुनासिब तरीके से पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रही है। हवाई नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने इस स्कीम पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से खुसूसी गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। देश की जो परंपरागत कामगार है, जो कुशली आर्टिसन है, फूल गूंथने से लेके लेदर काम करने वाले से लेके लकड़ी, घर बनाना, लोहार के काम करना और सोनार तक का, ये सारे कामों की, बोट बनाना, नेट बनाना, ये सारे जो ट्रेडिशनल व्यवसाय था, ट्रेडिशनल पेशा था, ये सबकी जो हुनर लगती है, जो स्किल्स लगती है, जो कौशल्य लगती है, ऐसे सारे समाज को एक आधुनिक दुनिया के साथ उनकी जुड़ाव और बढ़ाने के लिए उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उनको अपस्किल रिस्किल कराना, उनको मार्केट ब्रांडिंग करवाना, उनको बिजनेस लिंक कराना, उनको कैपिटल पहुंचाना,
सस्ते दर में ऋण उपलब्ध कराना और इनकी प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाना, ये सारे कामों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना ने सोचा है। ये योजना जब प्लान की गई, क्या वो उद्देश्य रहा होगा उनको? इसके लिए तो हम करेंगे ही, क्या वो इकोनॉमी में और बेहतर योगदान कर पाएँ? चूँकि हम जानते हैं कि श्रम पोर्टल में ऐसे बहुत सारे लोग रजिस्टर हैं, तो इसके पीछे का एक उद्देश्य क्या रहा होगा? प्रधानमंत्री जी ने देश की दायित्व संभाला तब उन्होंने पहला ही वक्तव्य में कहा था, मेरा सरकार मेरे दायित्व समाज की सभी वर्गों के लिए है, सबका साथ सबका विकास, समाज की सभी अर्थनैतिक यूनिट, सभी घटकों के बारे में चिंता करना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनको सशक्तिकरण करना, ये हमारी लक्ष्य है। उसको करिकुलम में कन्वर्ट करना, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, जब पीढ़ी दर पीढ़ी वैल्यू एडिशन, आज हमने एक मिट्टी और लकड़ी दोनों की कॉम्बिनेशन से एक वॉल क्लॉक देखा। देखो ये वॉल क्लॉक आवश्यक का चीज़ है। पोटेरी और वुडवर्क ये दोनों हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन दोनों को मिलाते हुए एक डिजाइन बनाना, इसमें एक नया सृजन होती है। इस प्रकार की वैल्यू एडेड चीज़ों की भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके मैं शिक्षा विभाग की ओर से कहूँगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस प्रकार की परंपरागत स्किल्स, परंपरागत ट्रेडिशन से, डिजाइन थिंकिंग से लेके रिसर्च इनोवेशन भी जुड़ा हुआ है। ये सारे को जब हम समाज में नई पीढ़ी के साथ जुड़ेंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। 3 मंत्रालयों को एक साथ प्रमुख तौर पर लाया गया है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम मानेंगे करोड़ों कामगारों को फायदा होगा। ये तो पूरा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। 3 डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग, जो राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री लोग आए हैं, ये तो पूरा एंटर हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। शहरी विकास विभाग यहाँ भले ही ना हो, लेकिन लाभार्थी तो भी होने वाला है। रोड कंस्ट्रक्शन की डिपार्टमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले डिपार्टमेंट, निजी क्षेत्र, समाज की सभी लोगों की स्किल के साथ संबंध है। सभी को हुनर वाले लोग चाहिए, सभी को स्किल मैन पावर चाहिए, और ये जो परंपरागत सुंदरता के लिए, एक नवाचार के लिए, दोनों को मिलाते हुए एक नया आयाम हमारी सरकार ने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव श्रम शक्ति को महत्व दिया है, उनको लेके ही चलने का उन्होंने योजना बनाई है। मैं मानता हूँ ये हमारी सरकार के अंदर जितने सारे स्कीम लागू हैं, उनमें से एक बेहतरीन स्कीम ये निकल के आएगी। से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना फायदेमंद साबित होगी करोड़ों कामगारों के लिए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। पीएम विश्वकर्मा स्कीम से रायपुर के कारीगर और दस्तकार बहुत खुश हैं। लोगों ने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। हमारे देश को गढ़ने वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विश्वकर्मा योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें 18 अलग अलग तबके के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और इसमें मोची, दर्जी, बढ़ई और जो रोजी रोटी अपनी नहीं चला पा रहे हैं, जो जैसे गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, धोबी, इन सारे लोगों को जो है तो ऋण स्वरूप और 15,000 रुपये की जहाँ तक प्रोत्साहन राशि इनके लिए रखी गई है। इन सारी चीज़ों के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो 17 तारीख अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें जो बढ़ई काम करते हैं, सुनार काम करते हैं, लोहार काम करते हैं, ऐसे अन्य राज मिस्त्री टाइप के जो काम करने वाले हैं, जो अपने जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभवती योजना है। इसमें उनको लोन मिलेगा 15 लाख से लेके उनको आगे तक लोन की सुविधा है। इसमें पिछड़े वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश के आज़ादी के 70 साल बाद कोई एक ऐसी सरकार आती है जो धोबी के लिए, नाई के लिए, कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, ऐसी 18 जातियों के लिए और 18 कार्य करने वालों के लिए विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग की है, जहाँ तक मुझे समझ है। और 2023-24 में 3 लाख लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और 2027-28 जाते तक 30 लाख लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ऐसी मोदी जी की योजना है।
गांव में बैठा हुआ एक गरीब कुम्हार कभी नहीं सोचा था कि एक सरकार उनके दरवाजे तक आ जाएगी। मैं नाई समाज से आता हूँ। चूँकि विश्वकर्मा योजना हम जैसे जो टूल किट्स के माध्यम से काम करने वाले हैं, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, नाई, धोबी या जो भी अन्य इन जो जातियों में आते हैं, हम जैसे जो असंगठित कर्मकार हैं, इन लोगों के लिए केंद्र की बहुत ही बेहतरीन योजना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को कि हम लोगों के प्रति भी उन्होंने कुछ सोचा। 18 शिल्पकारों को बढ़ाई, मूर्तिकार, ऐसे छोटे उनको उसका फ़ायदा मिलेगा जो लोन के माध्यम से अपने उद्योग को वो आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका काम करेंगे। इसलिए इसका फ़ायदा ऐसे छोटे उद्योगों को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। पीएम मोदी इस इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC के पहले मरहले को यशोभूमि के नाम से कौम के नाम वक्फ करेंगे। 1 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा में बने इन नुमाइशी हॉलों का इस्तेमाल अशिया की नुमाइश, तिजारती मेलों और कारोबारी प्रोग्रामों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी IICC के पहले मरहले को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसे यशोभूमि का नाम दिया गया है। मुल्क में मीटिंगों, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों की मेजबानी के लिए आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे के वज़ीर-ए-आज़म के विजन को द्वारका में यशोभूमि के ऑपरेशनल होने से तक़वियत मिलेगी। 8.9 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा प्रोजेक्ट के कुल रकबे और 1.8 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा के मजमूई तामीराती रकबे के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE मीटिंग्स या फिर कॉन्फ्रेंसेज और नुमाइशें सहूलियात में शुमार करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि बेस्ट एग्जीबिशन सेंटर, बेस्ट कन्वेंशन सेंटर होने चाहिए जो दुनिया के एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स जो कि शंघाई में है, हांगकांग में है या फिर यूरोप में है, उनसे compete कर सके। तो अगर हम देखें तो आज हमने फेज 1 में ऐसा ही डिलीवर करा है। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े नुमाइशी हॉलों में से एक है। ये नुमाइशी हॉल जो 1.07 लाख मुरब्बा मीटर पर फैले हुए हैं, नुमाइशों, तिजारती मेलों और कारोबारी तकरीबात की मेजबानी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव सेंटर है और ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट अक्टूबर 2024 तक बहुत इंटरेस्ट आ गया है डिफरेंट डेट्स के लिए और हमारी काफ़ी शेड्यूल इसमें ऑलरेडी हमने भर लिए हैं वर्ल्ड इवेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट्स के लिए, एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए। तो यहाँ की पब्लिक के लिए आप सोचिए, एंटरटेनमेंट के लिए और बिजनेसेस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मीटिंग्स के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं। देश के सबसे बड़े एक्सपो और सम्मेलन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही साथ सीधी कनेक्टिविटी का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट मेट्रो का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप हमारे ठीक पीछे देखें, दिल्ली मेट्रो का ये जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका स्टेशन होगा यहाँ। यानी जो भी दुनिया भर से लोग आएंगे वो सीधे यशोभूमि आ सकते हैं। यानी 17 सितंबर के दिन पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ साथ जिस सबसे बड़े सम्मेलन सेंटर का, जिस सबसे बड़े एक्सपो सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, साथ ही साथ मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ पहुँचने जा रही है। एयरपोर्ट मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। यशोभूमि भी पायदारी के लिए एक मजबूत अज़्म जाहिर करता है क्योंकि ये एक जदीद तरीन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से लैस है जिसमें 100% गंदे पानी के दोबारा इस्तेमाल, बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी और इसके कैंपस में ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC और साथ में CII प्लेटिनम सर्टिफिकेशन से नवाजा जाएगा। यशोभूमि ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हाईटेक हिफाजती इंतजामात से भी लैस है। 3000 से ज्यादा कारों के लिए ज़ेरे ज़मीन कार पार्किंग की सहूलत भी 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से लैस है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
वजीर आजम के यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है। आज से 2 अक्टूबर तक पार्टी सेवा पखवाड़े के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ खदमाती प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इस दौरान अवाम को मोदी सरकार के मंसूबों और हुसूलियाबियों से आगाह किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के दौरान खून की अतिया और सेहत कैंपों के इनेकाद के साथ साथ मोदी हुकूमत की स्कीमों से महरूम अहल लोगों को भी इस स्कीम का फायदा फराहम किया जाएगा। इस दौरान मेरी मिट्टी मेरा देश के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। आयुष्मान भव के तहत 17 से 24 सितंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पैगाम में कहा, भारत की वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि आपके दूररस नुक्ता नज़र और मजबूत क़यादत के साथ आप अमृतकाल में भारत की मजमूई तरक्की की राह हमवार करें। मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद और खुश रहें और अपने क़यादत से अहले वतन को फ़ायदा पहुँचाते रहें। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया और कहा, मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, आपको सालगिरह की दिली मुबारकबाद। आप सेहतमंद रहें और लंबी उम्र पाएं। आपकी क़यादत में मुल्क से खौफ, भूख और बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा हो और हम एक बार फिर विश्व गुरु का मकाम हासिल करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पैगाम में कहा कि वतन परस्ती के जज्बे से सरशार, जदीद भारत के मेमार, तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब देखने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पुरअज़्म, दुनिया के सबसे मकबूल सियासतदां, मुल्क के मशहूर वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी को उनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए आपकी लगन और विजन बेमिसाल है। भगवान श्री राम के करम से आपको उम्र दराजी और अच्छी सेहत नसीब हो। हम सबको आपकी कामयाब क़यादत मिलती रहे, यही हमारी दुआ है। और हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से कबल आज एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में हुकूमत तमाम पार्टियों के लीडरान को 5 रोज़ा खुसूसी इजलास के बारे में जानकारी देगी और उनसे बातचीत करेगी। इजलास के एजेंडे के अहम मौज़ूआत में से एक पार्लियामेंट के 75 साला सफ़र पर खुसूसी गुफ्तगू है। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए सेशन में बहस और मंजूरी के लिए इल्तज़ामात पर मबनी बिल को भी नोटिफाई किया है। ये बिल राज्यसभा में गुज़िश्ता मॉनसून इजलास के दौरान पेश किया गया था। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ आज नए पार्लियामेंट हाउस में कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा और लोकसभा में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान मौजूद रहेंगे। ताहम कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत नहीं कर पाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह आज शहर के परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराएंगे। वो मुसल्लह अफवाज की परेड की सलामी भी लेंगे। परेड में रिवायती लोक फन से मुताल्लिक़ झांकियां भी शामिल होंगी। इस मौके पर हैदराबाद की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के अहले खाना को भी एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अखबारात के जायजे में रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात करें तो कई ख़ास खबरों के साथ साथ ये खबर भी काफ़ी नुमाया है कि खुदगर्ज इत्तेहाद बिहार को फिर जंगल राज की तरफ ले जा रहा है। ये अमित शाह का बयान है और अमित शाह ने यही कहा है कि बिहार को बचाना है तो हमें बीजेपी के साथ चलना होगा। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। डेंगू से मुताल्लिक़ है। अस्पतालों में डेंगू के साथ टाइफाइड के मरीज़ों की भी आजकल भरमार बताई जा रही है और साथ साथ इसमें यहाँ ये भी बताया गया है कि 25% तक मौसमी बुखार और 12% डेंगू और टाइफाइड के मरीज़ों की आमद हो रही है अस्पतालों में। लिहाजा डॉक्टर्स ने कई हिदायत भी जारी की हैं कि ख़ास तौर पर पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और डेंगू के जो मच्छर हैं वो दिन में पाए जाते हैं और पानी अगर इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छरों की पैदावार में भी इजाफा नहीं हो पाएगा और लोग डेंगू से बच पाएंगे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है आयुष्मान मुहिम की शुरुआत आज से हो रही है। कई ज़िलों में इसकी आज से शुरुआत की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं आवाम को बेहद फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इसी अखबार से हमने ली है वन पेंशन वन इलेक्शन की जो एक वो कमेटी है उसमें पहली मीटिंग 23 सितंबर को होगी और इसके मुतालिक कई अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। और अगली सुर्खी है टीम इंडिया एशिया कप जीतने के लिए आज मैदान में उतरेगी। हिंदुस्तान और श्रीलंका की टीमें एशिया कप को जीतकर वर्ल्ड कप में शिरकत करने की ख्वाह नज़र आ रही हैं और मुकाबला आज 3 बजे बताया जा रहा है। और रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों की बात करें और आलमी सुर्खियों की बात करें तो आलमी सुर्खियों में ख़बर है जो हमने सऊदी अरब से ली है कि सऊदी अरब में कस्टम अथॉरिटी ने मुसाफिरों को काफ़ी राहत दी है। 3000 रियाल मालियात से कम होने की सूरत में कोई कस्टम नहीं लिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। ब्राज़ील की शुमाली रियासत अमेज़ोनास में तैयारे के हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए शुमाली अमेज़ोनास रियासत के गवर्नर ने कहा कि बचाव और राहत टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई है और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इस हादसे में अमरीकी शहरियों के भी हलाक होने की खबर है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। एयरलाइन ने हादसे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है लेकिन ताहाल इसकी ठोस वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। फ्रांस के हेराल्ट इलाके के सेंट मार्टिन डी लॉन्ड्रिस में बारिश की वजह से सड़कें ज़ेरे आब हो गई हैं। हंगामी खदमात के तहत इलाके में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। फ्रांस की कौमी मौसमियाती एजेंसी ने फ्रांस के जुनूब में हेराल्ट समेत मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। काबिल जिक्र है कि यूरोप हालिया महीनों में मौसम की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। और एशिया कप के फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है। भारत ने सुपर 4 में श्रीलंका और पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल किया, जबकि श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की टीम बांग्लादेश और पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमों को एक एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर हम एशिया कप में भारत और श्रीलंका के दरमियान अब तक खेले गए मैचों पर नजर डालें तो एशिया कप की तारीख में भारत और श्रीलंका 22 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें से भारत ने 11 मैच जीते हैं, वहीं श्रीलंका ने भी 11 मैच जीते हैं। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में 8 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। भारत ने 5 बार जबकि श्रीलंका ने 3 बार मुकाबला जीता है। ऐसे में एशिया कप 2023 के टाइटल मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। इस मैच में श्रीलंका की टीम टाइटल के दिफा की कोशिश करेगी, जबकि भारतीय टीम अपने 8वें खिताब के ख्वाब को पूरा करने के अज़्म से मैदान में उतरेगी। भारत की स्टार भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग के फाइनल में चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा है।
यूजेन में मुनक़िदा टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी दूसरी कोशिश में 83.80 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा चेक जमहूरिया के जैकब वॉटलेज को शिकस्त नहीं दे सके। वॉटलेज ने ज्वेलन थ्रो में 84.24 मीटर की दूरी के साथ पहला मुकाम हासिल किया, जबकि फिनलैंड के ओलिवर हैलेंडर 83.74 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। भारतीय दस्ता 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के शहर हांगझू में मुनक़िद होने वाले एशियन गेम्स 2023 में अपने खेल का जौहर दिखाने को तैयार है। ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 14 खिलाड़ी इस मरतबा इन खेलों में भारत की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। ये पहला मौका है कि मुल्क के किसी एक तालीमी इदारे के इतने खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। इस इंस्टीट्यूट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें CA भवानी देवी खवातीन ज़ुमरे की तलवारबाजी में इनफरादी और टीम दोनों इवेंट्स में हिस्सा लेंगी, जबकि हॉकी टीम में अमित रोहिदास हिस्सा ले रहे हैं। दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इंस्टीट्यूट के बानी डॉक्टर सामंत ने एशियन गेम्स के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी न सिर्फ उनके इंस्टीट्यूट बल्कि मुल्क और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।